नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये सेशन नहीं हुआ, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और आइए आज शुरुआत करते हैं इस कक्षा 11th के चैप्टर नंबर 10 की। यानी आज हम कक्षा 11 जो है मनोविज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो 9 चैप्टर जो है पूर्ण कर लिए हैं और 9 के 9 चैप्टर की हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आइए करते हैं चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत और चैप्टर है आपका संवेग। शुरू करें सेशन उससे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और कल से हम जो है कक्षा 11 भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर अगर पूरा हो जाता है तो कक्षा 12 शुरुआत कर देंगे। 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मनोविज्ञान शुरू कर देंगे। तो राजकुमार जी कैसे हैं आप? सरोज जी कैसे हैं? एके कैसे हैं? राजेंद्र मीना जी राम राम, कैसे हैं आप? देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये है चैप्टर नंबर 10 और इससे पहले हम जो है चैप्टर कर चुके हैं कितने? 9। और ये सेशन नंबर जो है वो आपका कौन सा है? 19 नंबर है। तो विद्वान साथियों, आइए करते हैं शुरुआत। और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं। और इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आने वाले सारे सेशन जो है वो आप सबसे पहले देख पाए और सारे सेशन आप सबसे पहले समझ भी पाए और आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसके अलावा इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जिन पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और यहां से आप हमारे सारे सेशन की पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर का समय है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सो गए होंगे, लेकिन याद रखना, जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है। तो अगर आप सोएंगे तो इससे आपको फायदा नहीं होगा। तो ये समय सोने का नहीं है, ये समय है जागने का। तो अपने दोस्तों को बताएं, अगर बीएड कॉलेज में है रणजीत चौधरी तो उनको भी बताएं, है ना, उनको भी बताएं। और याद रखना, ये इस सरकार की लास्ट भर्ती है 2022 में। इसके बाद आपको पता है अगली साल ही भर्ती आएगी, तो 3-4 साल भर्तियों का अकाल रहेगा। तो इस समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जो है प्रयास आप कर सकते हैं। और ये दोनों बारकोड या फिर नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। संवेग की चर्चा करते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग, जैसे आप को पता चला कि आपका जो है वो चयन हो गया है, चयन का जैसे आपको पता चलेगा आपको खुशी होगी। जैसे ही आपको पता चलेगा किसी लड़की या लड़के को कि उसका रिश्ता तय हो गया है, तो मन में खलबली सी मच जाएगी, खुशी फील होगी, मन में लड्डू फूटने लगेंगे तो खुशी होगी। जब हम कोई पेपर देते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, असफल होते हैं, तो हमें क्या होता है? दुख होता है कि नहीं होता है? जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट के अंदर क्या है, इसको जानने की उत्सुकता होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? तो ये सारे क्या हैं? जब हम रात को अकेले आ रहे होते हैं और रात अंधेरी होती है और साथ में कुत्ते भी भौंक रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है? भय होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये संवेग ही तो हैं। ये सब क्या हैं? ये संवेग ही हैं। इन्हें ही तो संवेग कहते हैं हम। तो आइए आज हम इन्हीं संवेगों की जो है वो विस्तार से चर्चा जो है वो करते हैं इस सेशन के अंदर। देखिए, संवेग का अर्थ देखिए। सबसे पहले संवेग क्या होता है? तो संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं। क्रोध, भय, डर, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेग में से एक है। हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है, जैसे क्रोध है, भय है, डर है और खुशी है। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग
को परिभाषित करने की कोशिश तो अवश्य की, परंतु चूंकि यह अवस्था एक जटिल अवस्था होती है, अतः मनोवैज्ञानिकों के बीच इसकी परिभाषा के बारे में जो है पूर्ण सहमति नहीं हो पाई। संवेग जो शब्द है इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है इमोशन। हम कहते हैं ना, अरे यार तू तो इमोशनल हो गया रे, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हम, कह रहे यार तू इमोशनल हो गया, है ना, तू तो इमोशनल हो गया रे, है ना। इमोशनल होना अर्थात भावुक होना, अर्थात हमारे संवेगों का एक्टिव होना। तो ये जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है आपका इमोवेर से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। क्या अर्थ होता है? उत्तेजित करना। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित अवस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि संवेग क्या है, आपसे पूछा जाएगा संवेग क्या है, तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। अब वो संवेग पर डिपेंड करता है कि उत्तेजना कैसी आएगी। क्रोध का अगर आपके अंदर भाव होगा तो आप क्रोधित हो जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर प्यार का भाव होगा तो दिल में कुछ कुछ होने लगेगा, और अगर दुख का भाव होगा तो आंखों से आंसू आने लगेंगे। अर्थात जैसा भाव होगा वैसी ही प्रतिक्रिया आपके चेहरे पर आपको दिखने लगेगी, भाव के अकॉर्डिंग, है ना। दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी? बताएं, दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं, देखिएगा। गेल्डार्ड ने क्या कहा? इसी अर्थ में गेल्डार्ड कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग जो है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार क्या कहा गया? इंग्लिश और इंग्लिश नाम के मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। संवेग एक जटिल भाव है जिसमें कुछ शारीरिक और कुछ ग्रंथीय, यानी कुछ हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स में अंतर होता है। जैसे क्रोध आता है तो अचानक बीपी बढ़ने लगती है ना। तो संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। बेरोन, बॉर्न तथा केंटोविस ने क्या कहा कि संवेग से तात्पर्य, इन्होंने कहा कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है। संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजक पैदा होते हैं, और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। यानी जैसा आपके मन में भाव होगा, जैसा आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, खुशी का होगा तो आप हंसेंगे, नाचेंगे। जैसे आपका रीट में चयन हो जाएगा तो आपके अंदर खुशी का भाव इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि आप नाचने लगेंगे, आपके मन में लड्डू फूटने लगेंगे और आप चीखने भी लगेंगे। कई लोग तो चीखने लगते हैं, अपने खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वैसे ही दुख होता है तो हम रोने लगते हैं, बहुत भयंकर रूप से रोने लगते हैं। और जब भय होता है तो हम भागने भी लगते हैं, भागने भी तो लगते हैं ना, है ना। सही है देवांश जी, सही है ये नारायण जी, पी के मीना जी। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रोक क्या कहते हैं? सेंट्रोक कहते हैं कि सेंट्रोक ने कहा कि हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजक, चेतन अनुभूति तथा व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित होती है के रूप में परिभाषित करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ पहलुओं को जाना जा सकता है संवेग के, जो इस प्रकार है कि संवेग एक जटिल प्रक्रिया है। पहली तो बात यह है कि संवेग जो है वो क्या है? एक जटिल अवस्था है। संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसमें होने वाला आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। और संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। ये तीन बातें मोस्ट है, याद रखना।
संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है। कोई न कोई आत्मनिष्ठ यानी आपसे संबंधित कोई न कोई भाव होता है। संवेग के शारीरिक आधार की चर्चा करते हैं, देखिएगा। इसका तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से होता है। बिना इस दैहिक परिवर्तन के व्यक्ति में संवेग की तीव्रता उत्पन्न होगी। बिना इस दैहिक परिवर्तन के व्यक्ति में संवेग की तीव्रता उत्पन्न नहीं होती है। यानी कोई भी खुशी जब तक आप देखो, आप कितने भी खुश हो, आपका चेहरा रियल बताता है। आप दुखी हो तो दुख के भाव चेहरे पर आते हैं कि नहीं आते हैं, खुश हो तो खुशी के भाव चेहरे पर आते हैं कि नहीं आते हैं। आप अपने घर जाओ, माँ आपको देख के बता देगी, बेटा आज के बात है, कॉलेज में के बात होगी, आज थोड़ा यहाँ चिंता कर तो लागेगा, आज थोड़ा यहाँ उदासी सी लागे, कोई बात होगी, कोई लड़ाई झगड़ो होगी। अगर आप खुश हो गए तो आपको देखकर ही बता देंगे आपके साथ, यार के बात है भाई, आज तो बहुत हंस रही है, बहुत खुश है, आज तो के बात है, माने भी बता दे कि एकलो मुस्कुरावे है। और अगर आप दुखी होंगे तो आपका चेहरा देखकर बता देंगे के बात है यार, आज थोड़ा उदास लागेगा। आपने तो किसी को नहीं बताया कि आप दुखी हैं, आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, आप खुश हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। आपका चाल चलन, आपकी आंखें, आपका चेहरा बता देता है दिल का हाल। चेहरा बता देता है दिल का हाल कि दिल में क्या है। दिल में क्या है बोलने की जरूरत नहीं है, वो चेहरा ही बता देता है। बता देता है कि नहीं बता देता है, बताओ, है ना, बता देता है। सचमुच में व्यक्ति जिस संवेग के रूप में महसूस करता है वह इन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि में परिवर्तन संवेग में होने वाले कुछ प्रमुख दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। विलियम जेम्स का विचार था कि पर्यावरण में कोई भी घटना दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जिसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। अतः जब कोई बच्चा भालू को देखता है, यह घटना घटी बच्चे के साथ कि बच्चा जंगल से जो है वो क्या होता है, जा रहा होता है, ये रास्ता है, बच्चा अभी यहां पर खड़ा है और यहां पर जो है वो क्या आ रहा है, एक भालू आ रहा है। और जब बच्चा भालू को देखेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है, तब वह भागना प्रारंभ कर देता है। यह दैहिक प्रतिक्रिया है, यानी आपको भय हुआ और भय से आपने एक प्रतिक्रिया की जिसे आप क्या कह सकते हैं, पलायन कह सकते हैं। भागने का अर्थ क्या होता है, पलायन करना। तो हर संवेग के साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जो है वो जुड़ी हुई होती है और तब उसे डर महसूस होता है। संवेग लेंग नाम के एक और मनोवैज्ञानिक ने भी इसी तरह का विचार दिया। इसीलिए इस सिद्धांत को जेम्स लेंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत केनन तथा बार्ड ने कहा कि किसी उद्दीपक विशेष की उपस्थिति से कॉर्टेक्स शारीरिक परिवर्तन और तथा संवेग निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि यदि क्षति दाहिने गोलार्ध में हो, ये क्या आ रहा है, तो तटस्थता या सुख के आवेग की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी मस्तिष्क का भाग बताया है इन्होंने कहा कि मस्तिष्क जो होता है हमारा वो ऐसा होता है, लगभग, है ना, ऐसा ही होता है। दो भाग होते हैं, एक ये और एक ये। इस भाग में होती है तो खुशी की अनुभूति होती है और इस भाग में होता है तो दुख की अनुभूति होती है। आइए इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए, दोनों उत्पन्न करता है आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा संवेगों के अनुभव एक के बाद एक या कर्म से उत्पन्न होकर साथ साथ घटित होते हैं। मस्तिष्क के केंद्र में स्थित लिम्बिक व्यवस्था की संवेगों में भूमिका कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुकी है। मस्तिष्क के केंद्र के अंदर एक
स्थिति है जिसे लिम्बिक स्थिति कहते हैं, लिम्बिक व्यवस्था कहते हैं। और ये संवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी देखी गई है, कई अध्ययनों से ये स्पष्ट हो पाया है। ऐसा पाया गया है कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्तियों को दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन आप कॉलेज में बैठे हैं और आपके जो टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं, उस टाइम आप अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकते हैं, आपने उसको दबा दिया, उसको आपने दबा दिया। कई बार हमें दुख तो बहुत हो रहा होता है, लेकिन हम उसका इजहार नहीं कर पाते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्ति को दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि मस्तिष्क का बायां गोलार्ध अर्थात बायां भाग सकारात्मक संवेग, बायां भाग जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव संवेग के लिए उत्तरदायी होता है, एवं दाहिना जो गोलार्ध या ऋणात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। जो दाहिना जो हमारा मस्तिष्क है वो नेगेटिव, दाहिना कौन सा है देखिएगा, दाहिना ये वाला जो मस्तिष्क का भाग है ये नेगेटिव संवेगों के लिए उत्तरदायी है, और ये वाला जो मस्तिष्क का पार्ट है ये पॉजिटिव संवेगों के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये बात जो है वो कही गई है कई अध्ययनों में। इसलिए मस्तिष्क के बाएं भाग में किसी आघात के कारण अवसाद, भय, अगर हमारे बाएं भाग में चोट लग जाती है तो इससे बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर अवसादी बन जाता है, वो भय उसको उत्पन्न हो जाता है और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि यदि क्षति दाहिने गोलार्ध में हो तो तटस्थता या सुख आवेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया सांवेगिक अनुभव से जुड़ी है। संवेगों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका भी होती है। कल्पना कीजिए कि आप रात में एक सुनसान सड़क पर टहल रहे हैं, अचानक किसी अंधेरे कोने से निकलकर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। ऐसी भयावह स्थिति में कतिपय परिवर्तन दिखाई देते हैं जो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रणाली की सक्रियता को बताते हैं। यानी अचानक आपके सामने कोई आएगा तो आप भी एक बार क्या हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, आप एक बार थोड़े से डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे, आप थोड़े से तो डर ही जाएंगे, ये तो निश्चित बात है। रात का समय है, अंधेरे का समय है। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो इसको। अमाशय तथा आंतों को जाने वाली रक्त वाहिनियों में संकुचन होता है और भोजन पचने की क्रिया भी इससे रुक जाती है। पैनक्रीज से ग्लूकोजन नामक हार्मोन ये बता रहा है कि कैसे हमारे शरीर में संवेग उत्पन्न होते हैं कि अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति आया, आपकी जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं उनमें सब में संकुचन यानी वो सिकुड़ जाएगी तो रक्त जाना बंद हो जाएगा उन भागों में। इसके बाद जो है वो क्या होता है, पैनक्रीज से ग्लूकोजन नामक हार्मोन निकलता है जो कि यकृत को उद्दीप्त करता है, जिससे वह संचित चीनी का रक्त नलिकाओं में प्रवाहित करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर वो क्या करता है, शुगर को प्रवाहित करता है। शुगर यानी हमारी रक्त में वो शुगर छोड़ता है कौन, ग्लूकोजन को यह संकेत मिलता है। एड्रेनलिन एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। एड्रेनल ग्रंथि क्या करती है, एपिनेफ्राइन नामक एक हार्मोन का स्त्राव करती है। सांस गहरी और तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिससे रक्त संचार भी बढ़ जाता है, आंख की पुतलियां फैल जाती है तथा पसीने की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, पसीना छूटने लगता है, गर्दन और कंधे की पेशियों में तेजी से तनाव आ जाता है और त्वचा के नीचे स्थित पेशियां संकुचित होने लगती है। यह स्थिति कब उत्पन्न हो रही है, जब आप अकेले कहीं रात में हो और अचानक कोई आपके सामने आ जाए, सफेद साड़ी पहने, ये लंबे लंबे बाल, उल्टे पैर। तो ये सारी की सारी स्थितियां आपके अंदर या मेरे अंदर या हम सब के अंदर हो सकती है। जब भय उत्पन्न करने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है तो प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित दूसरी तरह की दैहिक परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि वो तो आपको ऐसे ही भुला रही है, फ्रैंक कर रहे हैं आपके साथ, है ना,
फ्रैंक कर रहे हैं आपके साथ, तो फिर आपको सांस में सांस आएगा, रब्बा रे ए उल्टा पग जिकाबे नकलिया, आज तो मर जाता, आ गए आज तो मर जाता। होता है ऐसा जनरली। देखिए भय किस चीज का होता है? कोई बंदा दिन में डरता है क्या? दिन में किसी को डर लगता है क्या? नहीं लगता। रात में डर लगता है, और रात में भी कहां डर लगता है? जहां अंधेरा होता है। रात में भी कहां डर लगता है? भय कहां उत्पन्न होता है? अंधेरा। भय क्या है? अज्ञानता ही भय है। भय किसको कहेंगे हम? अज्ञानता को ही भय कहेंगे हम, कि अज्ञानता ही क्या है? भय है। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है वो हमारे लिए भय का कारण बन जाती है। अंधेरे में हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और वहां पर कोई जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बैठी होती है और वो अपने कान भी हिला होती है ना, और उसके कानों की आवाज यानी उसके सर हिलाने की आवाज से ही भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वहां पर अंधेरा है। तो भय का जो कारण है वो क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता किसके कारण हुई? अंधेरे के कारण हुई। दिन में आप कहो वहां चले जाएं, आप कहीं भी डर नहीं लगेगा। अकेले को भी डर नहीं लगता है दिन में, तो लगता है क्या? चलिए संवेग के दैहिक माप की चर्चा करते हैं। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। इस तरह का एक उपकरण को पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। जब कोई अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टिव कहते हैं इसको, झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं। जब भी हम झूठ बोल लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, कहीं हाथों पे थोड़ा पसीना आ सकता है, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, और इन सारी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जाता है, जिसको ये पकड़ लेती है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लेकिन आजकल मानव ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो इस मशीन को भी झूठ धोखा दे सकता है। इसकी सहायता से प्रयोज्य के तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। पॉलीग्राफ तथा झूठ की पहचान। झूठ की पहचान करने वाले परीक्षण में परीक्षार्थी से प्रारंभ में बहुत से तटस्थ किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आधार भूमि तैयार की जा सके। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम किससे प्यार करते हो, है ना, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगती है, कौन से तुम्हारे दोस्त है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये साधारण प्रश्न होते हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अपराध से संबंधित जानकारी होती है, जिसे केवल अपराध करने वाला ही या अपराध करने वाली ही जानता है। अपराध करने वाला ही होता है यहाँ पर। दुर्भाग्य से पॉलीग्राफ झूठ जानने का विश्वसनीय प्रशिक्षण नहीं है। यह प्रशिक्षण इस मान्यता पर कार्य करता है कि पॉलीग्राफ द्वारा झूठ की पहचान की जा सकती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य बहुत से कारक जैसे कि उल्लास, पीड़ा, चिंता आदि भी दैहिक उद्वेलन में बदलाव ला सकते हैं। इनमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। इस परीक्षण में भी झूठ बोला जा सकता है। इन बातों के बावजूद भी इसका उपयोग झूठ को पहचानने के लिए किया जा सकता है। जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, यानी झूठ बोलने में जो एक्सपर्ट हो गया है ना, जिसने अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लिया है, वो व्यक्ति इस मशीन को भी झूठ यानी इस मशीन को भी धोखा दे सकता है। इस मशीन को भी क्या दे सकता है? वो धोखा दे सकता है। तो यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि मानव से ज्यादा खतरनाक कोई को नहीं है, और सन धोखा दे सके है। ठीक है। संवेगों के संज्ञानात्मक आधार की चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक आधार पर तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रेक्षण करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा उसको समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। यदि जैसे आप रात में घर पर अकेले हैं और किसी तेज हवा से खिड़की या दरवाजा दीवार से टकराकर आवाज करना शुरू कर देता है, तो आप यह सोचकर डर जाते हैं कि लगता है कि कोई चोर दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप सो रहे हैं रात को और अचानक ऐसे दरवाजा खुला, ऐसे खुलता है क्या? ऐसे नहीं खुलता, ऐसे खुलता है।
है ना। जैसे भूत वाली मूवी में खुलता है ना, ऐसे भूत वाली मूवी में, भूतों की मूवी में दरवाजा खिड़कियां ऐसे ही तो खुलते हैं, चो। आपकी आंख खुली, आपने देखा कि घर में पूरे चारों ओर अंधेरा है, धीरे धीरे पंखा खड़ 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 करके चल रहा है, और आपको अचानक जो है वो खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी। खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर रहा है। यहां डर संवेग की उत्पत्ति कारण परिस्थिति का एक विशेष संज्ञानात्मक व्याख्या है। संवेगों का सांस्कृतिक आधार क्या है, देखिएगा। संवेगों का शारीरिक और संज्ञानात्मक आधार के अलावा सांस्कृतिक आधार पर भी महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं और उन्हें सीखना नहीं पड़ता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्ति के प्रबल तेजिक संबंध यानी बंधन होते हैं। उदाहरण के लिए वे बालक जो जन्म से दृष्टिहीन हैं तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए या दूसरों का चेहरा कभी नहीं देखा है, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं या माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार की सामान्य दृष्टि वाले बालक डालते हैं। यानी यहां पर मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि संवेग जो है वो जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं। अधिकतर जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सांस्कृतिक अधिगम संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में युक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियों में मॉडलिंग तथा प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती है। द्वितीय अधिगम उन उद्दीपकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो सांवेगिक प्रतिक्रिया जनित करते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय प्रदर्शित करते हैं, उन्हें यह भय मॉडल प्राचीन अनुबंधन या परिहास अनुबंधन द्वारा सीखे होते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, उसको लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, किसी को हवाई जहाज में चढ़ने से डर लगता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी विशेष चीज से उसमें भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, उसने सीखे हुए संवेग है, ये जन्मजात संवेग नहीं होते हैं। कुछ संवेग जन्मजात होते हैं, कुछ संवेग हम सीखते भी हैं। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। संवेगों में सकारात्मक संवेगों की चर्चा करते हैं, पॉजिटिव संवेग की बात करते हैं। पॉजिटिव संवेग में जो सबसे पहला संवेग आता है वो आता है खुशी। खुशी आपकी क्या है, एक सकारात्मक संवेग है। खुशी एक मानसिक एवं भावात्मक स्थिति है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक विद्वान है लेजारस जो है वो ज्ञानात्मक भावना विचारक है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि खुशी वह संवेग है जो एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति का परिणाम है। अर्थात आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, और उस कार्य में आप क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलती है, आपको खुशी मिलती है। मनोज कह रहे हैं कि आप बच्चों को बातें नहीं करने देते हैं। कोई बात नहीं है मनोज, जो बच्चे बातें करना चाहे उनके लिए और बहुत सारे चैनल है। चैनल पर बात करने की क्या जरूरत है, आप फोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो, चैटिंग करो, मिलो, है ना, मिलकर बात करो। और बात ही क्यों करो, बात से आगे कुछ करो, कोई रोक थोड़ी रहे। आप 21वीं सदी के अंदर है, 2022 में जी रहे हैं, आधुनिक जीवन आपका है। आप कोई उस टाइम में थोड़ी जी रहे हैं कि जहां
है, प्रेमी प्रेमिका दूर दूर रहते हैं और कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। अब आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सारे दिन चैटिंग कर सकते हो, तो कम से कम क्लास में आके तो चैटिंग ना करें। यहाँ तो चीटिंग और चैटिंग दोनों ही ना करें, यहाँ तो पढ़ें केवल, है ना। बार बार मैसेज करना, फिर उसको डिलीट करना, और फिर जब ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर फोन करके ये कहना कि ब्लॉक मत करो। देखो ये सारी चीजें एक सही भी है करनी, एक निश्चित उम्र में सही है, लेकिन आप अभी जिस समय से गुजर रहे हैं, शायद आप लेट हो गए, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, है मनोज। ये जो चैटिंग वाला काम है, आपको नहीं कह रहा हूं मनोज, मैं जो आप कह रहे हैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये काम अब थोड़ी, अब तो पढ़ने का समय है भाई, अब तो भविष्य का समय है। ये काम तो पहले हो जाने चाहिए थे जब आप कॉलेज लाइफ में थे। अच्छा, अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करना है तो इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला हर एक चरण आपको खुशी देता है, खुशी की अनुभूति कराता है। क्या खुशी के साथ जुड़े जैविक घटक हैं? बिल्कुल। देखिए जैसे रीट का है, आपका सिलेबस जैसे जैसे पूरा होता जाएगा, आपका सिलेबस जैसे जैसे पूरा होता जाएगा, आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे आज हिंदी का सिलेबस पूरा, मनोविज्ञान की कक्षा 11 पूरी, आहा मजा आ गया भैया ना, खुशी होती है। जिस लक्ष्य की ओर आप जा रहे हैं उस लक्ष्य की ओर आपको पहुंचने में जब सहायता मिलती है और आप एक एक कदम उठाते हैं तो आपको अनुभव होता है खुशी का। आगे बढ़ते हैं। अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पाया गया कि जब मस्तिष्क में नोरपेनेफ्राइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में एक ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। मस्तिष्क में ये नो है, मो करो इसको। नोरपेनेफ्राइन का ऊंचा स्तर होने पर अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है, और इसका स्तर अगर नीचा है तो हमें विषाद यानी दुख की अनुभूति होती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर इसकी रेंज ऊंची है तो हमें खुशी, और अगर इसकी रेंज नीचे आ जाती है तो दुख का अनुभव होता है। परानुभूति क्या होती है? परानुभूति क्या होती है? परानुभूति वह समझ पाने की क्षमता है जो अन्य व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। परानुभूति का अर्थ होता है वस्तु एवं परिस्थितियों को दूसरे के नजरिए दृष्टिकोण से देखना, जिससे हम यह समझ सके कि दूसरे व्यक्ति कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर कहते हैं ना कि यार भाई मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूं, जो तुम्हारे दिल पर बीत रही है मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तो ये जो बात हम कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? परानुभूति के आधार पर कह रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? परानुभूति के आधार पर कह रहे हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति के भाव को समझकर, जैसे हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहां पर सभी लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हमने उनके भाव को समझकर अपना भी भाव वैसा ही बना लिया है, इसलिए सारे दुखी हो जाते हैं। जबकि किसी दोस्त की शादी में जाते हैं तो वहां पर सभी लोग खुश होते हैं, तो हम भी वहां पर अपनी खुशी को जो है वो खुशी का भाव जाहिर करते हैं। किसी को परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब हमें पूर्व में वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाता है तो उस परिस्थिति में परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब हमारे भी ऐसी स्थिति मिली हो। इसकी जगह यह उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जैसे किसी प्रेमी का आपस में ब्रेकअप हो गया और प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही जो है वो बड़े दुखी हैं, तो प्रेमी का जो दोस्त है वो उसको कहता है यार कोई टेंशन ना ले, यह तो जीवन में चलता रहे, मैंने भी देख 5 धोखा मिल गया, मेरे का भी तो देखे, अरे मैं तेरी जी स्थिति है अच्छी तरह से जानू, तन तो पहले धोखो मिले बावड़ा, मैं तो 5 धोखा खा के भी तेरे सामने हूं, तू टेंशन ना ले गए। 1-2 दिना को दर्द है दूर हो जासी, 1-2 दिना को दुख है मिट जासी, भूल जासी, है ना? यही तो
यही तो, तभी तो हम, जैसे आप वो कहते ना कि जब हम खुद उस चीज को अनुभव कर चुके हैं तो फिर हम दूसरे के भाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आशावादी। हम सभी आशावादी हैं और व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना ही चाहिए। आशावादी नहीं होते तो हम रीट की तैयारी नहीं कर पाते। आज हम इस आशा से रीट की तैयारी कर रहे हैं कि 2021 में हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि पेपर रद्द हो गया, लेकिन अब 2022 में हम सफल होंगे, रहेंगे, और इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम उतनी मेहनत करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आशावादी सिद्धांत है ये। यह एक ऐसा संवेग है, साथ ही साथ यह एक व्याख्यात्मक शैली है। स्टेयर एवं कार्वस के अनुसार आशावादिता एक प्रत्याशा है कि जीवन में जब कोई समस्या का सामना करना पड़े तब आशा करना कि बुरा होने की बजाय कुछ अच्छा ही होगा। जैसे रीट 2021 अगर रद्द हो गई तो हमने ये तय किया कि चलो कोई बात नहीं, रद्द हो गई तो ठीक है, आगे अच्छा ही होगा। लेकिन रीट लेवल फर्स्ट रद्द नहीं हुई तो बच्चे अभी मेरिट ज्यादा जाने से बड़े परेशान हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं जिनके 128-30 नंबर बने हुए हैं, वो भी ये सोच रहे हैं भगवान रद्द हो जाती तो ठीक हो, तो है ना, यही हो रहा है। अतः आशावादिता एक सकारात्मक दृष्टिकोण को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी भी क्षमता से परहेज कुछ अच्छा होगा। जैसे कि यदि किसी परीक्षा के लिए हम खूब तैयारी करते हैं परंतु परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाती है तो एक आशावादी व्यक्ति यह सोचता है कि ऐसा होने से वह परीक्षा की और बेहतर तैयारी करेगा। आभार क्या होता है? आभार एक संवेग है जिसके द्वारा हम जो कुछ भी हमारे आसपास है उसके लिए प्रशंसा व्यक्त करते हैं। रॉबर्ट क्या कहते हैं? रॉबर्ट इमोन्स के अनुसार आभार व्यक्ति करने के दो आभार अभिव्यक्ति से बताया यहाँ पर। आभार अभिव्यक्ति के दो प्रमुख घटक है। पहला, हम समर्थ करते हैं कि संसार में हमें अच्छी चीजें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हो, और दूसरी, हम इस बात को समर्थन प्रदान करते हैं कि इन अच्छाइयों का स्रोत हमेशा बाहर है। नकारात्मक संवेग भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव होते हैं, जैसे क्रोध है। क्रोध एक नकारात्मक संवेग है, निषेधात्मक संवेग है। यह मन को कहीं और खींच ले जाता है, और दूसरे शब्दों में क्रोध की दशा में व्यक्ति का नियंत्रण अपने व्यवहारात्मक कार्यों पर नहीं रहता है। गुस्से में आप कुछ भी गाली गलौज कर सकते हो। गुस्से में लोग एक दूसरे को कितना भला बुरा कह देते हैं। फिर जब गुस्सा शांत होता है तो धोखा भी होता है, यार ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था बट मैंने गुस्से में कह दिया, चलो माफी भी मांग लेता हूं। गुस्से में हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, और हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहने के कारण अक्सर हम ऐसा कर देते हैं कि हम किसी को कितना भी ज्यादा बुरा भला कह सकते हैं। क्रोध का प्रमुख स्रोत है अभिप्रेरकों का कुंठित होना, किंतु क्रोध कोई प्रतिवृत्ति नहीं है बल्कि यह हमारी सोच का परिणाम है। न तो ये स्वचालित है और न ही नियंत्रण से परे है। ऐसा नहीं है कि क्रोध अपने आप आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आप जैसे अभी 3rd ग्रेड टीचर बन गए तो अगर बच्चे ने कोई गलती की तो आप उसको पीट देंगे, या साथी अध्यापक ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो आप उसके साथ झगड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल ने आपको कुछ कह दिया, आपको बिना किसी गलती के भी प्रिंसिपल ने डांट दिया है, तब भी आप प्रिंसिपल सर से क्या कहोगे? कोई बात नहीं सर, मेरी गलती थी, मैं आपको सॉरी बोलता हूं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल पावर में हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उसके सामने क्रोध को जाहिर नहीं कर सकते। तो क्रोध को नियंत्रित भी किया जा सकता है और यह स्वचालित नहीं होता है। यह व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोध आपके अपने चिंतन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नियंत्रण भी आपके विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। क्रोध प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने विचारों की शक्ति को पहचाने। जान लीजिए कि आप अकेले आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। यानी क्रोध को कौन नियंत्रित कर सकता है?
क्रोध को केवल आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिसको क्रोध आ रहा होता है ना, वो ही उस क्रोध को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आत्मसंवाद ना कीजिए आपको जलाकर रख दे, यानी ऐसा अपने आप में चिंतन ही ना करे जिससे आपको क्रोध उत्पन्न हो। ऐसा चिंतन करना ही छोड़ दीजिए। निषेधात्मक भावनाओं को बढ़ाकर अतिरंजित मत कीजिए। दूसरों के व्यवहार के पीछे इरादों और गुप्त अभिप्रेरकों का आरोपण मत कीजिए। दूसरे व्यक्तियों तथा घटनाओं के संबंध में अतार्किक विश्वासों को मत पनपने दीजिए। जैसे मान लो अक्सर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसी धारणा बना लेते हैं कि यार ये तो बहुत घमंडी है ना, अच्छा मेरे सामने घमंड करेगा। हम उसको अच्छी तरह से जाने भी नहीं है, हमारी उससे बात भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये घमंडी है, या ये मुझे पसंद नहीं करता है, या ये मुझे पसंद करता है। और उस धारणा को हम बनाते रहते और फिर अगर हम उसके प्रति बुरी धारणा रखते हैं तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आने लगेगा। उसके ऊपर हमें क्या आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, और हम उस पे गुस्सा करना शुरू कर देंगे। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढिए। अपने क्रोध की अभिव्यक्ति की मात्रा और अवधि को नियंत्रित कीजिए। गुस्सा आ रहा है तो खेत चले जाइए, कस्सी लीजिए और कस्सी लेके खेत के चारों ओर खाई खोद लीजिए ना, खाई खोद लीजिए। कोई नहीं करता बेटा ऐसा। गुस्सा आ रहा है तो खेत में जाके, अभी चने की फसल कट रही है लगभग, तो काट लीजिए जाके चने। यानी अपने गुस्से को डाइवर्ट कीजिए आप, सीधा सीधा ये कह सकता हूं मैं। भय को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भय क्या होता है, जानते हैं ना भय को। भय एक प्राथमिक संवेग है। इसकी अनुभूति व्यक्ति कभी कभी होती है, ऐसे नकारात्मक संवेग माने जाते हैं, है ना। भय भी क्या, नेगेटिव है। इसकी उत्पत्ति अनुभूति और आशंका होने पर होती है। देखो भय का कारण क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञान का कम होना। आशंका, आपको पूर्णतः पता नहीं है। रात को कोई बंदा खेत में रहता है और आंकटा भी हाल है, नहीं तो भी लगे भूत आ गयो, है ना, कि आ गयो, भूत आ गयो। क्या कह रहे हो आप किशन, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप? सोच तो सोचो आप क्या कह रहे हो। क्या कहना चाहते हो आप? एक बार खुद अपना कमेंट पढ़ो और फिर देखो। भय की दशा में व्यक्ति या प्राणी खतरे से दूर जाना चाहता है। इसमें अनेक प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित हो सकते हैं, जैसे डर कर भागना, रोना, चिल्लाना, कभी कभी बेहोश हो जाना, हृदय श्वसन एवं रक्तचाप में काफी अधिक वृद्धि हो जाना। भय की दशा में प्राणी स्वयं की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ जो जाना चाहता है। और भय क्या होता है आप सब जानते हैं, तो भय के बारे में और दुश्चिंता क्या होती है। दुश्चिंता की गणना भी नकारात्मक संवेग के रूप में ही की जाती है। इसकी उत्पत्ति के स्रोत या संज्ञानात्मक या काल्पनिक और कभी कभी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यानी कभी कभी हम कल्पना के आधार पर चिंता करने लगते हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा। याद रखिए, मैं आपको कमेंट करने के लिए क्यों रोकता हूं पता है आपको? मैं आपको कमेंट करने के लिए नहीं रोकता हूं, मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप सब एक बहुत ही बेहतर व्यक्तित्व के धनी हैं, आप अध्यापक हैं। बस आप गवर्नमेंट अध्यापक नहीं है। तो अध्यापक जो होता है वो हमेशा नबा तुला ही बोलता है, यानी ऐसे वचन बोलता है, ऐसे बातें बोलता है जिसे बोलने के बाद उसे पछताना ना पड़े। और मैं चाहता हूं कि आप आज से ही ये आदत डाल लो कि जब भी किसी के साथ बात करें, बोलें, चर्चा करें तो अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके शब्द किसी बच्चे का भविष्य बनाते हैं। तो
ये सारी आदतें आप में आज ही विकसित हो जाएं एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए। इसीलिए मैं आपको कमेंट करने से नहीं रोकता हूं, डिलीट करने से रोकता हूं कि ऐसा कोई कमेंट ना करो, ऐसी कोई बात बोलो ही मत जिसे आपको डिलीट करनी पड़े। चिंता का तात्पर्य अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं सामान्यकृत व्यथा या दुख या आशंका से होता है। दुश्चिंता क्या होती है? किसी भी काल्पनिक चीजों को लेकर क्या कर लेना, किसी भी काल्पनिक चिंता को ले, काल्पनिक बातों को लेकर, भविष्य की बातों को लेकर चिंता करने बैठ जाना। मेरे तो छोरों को ब्याह ही को नहीं हो, है ना, ब्याह किया हो, सी लिंगानुपात तो कम है। अरे तो अभी तेरा ब्याह ही को नहीं है, बेटी के बाप तेरो तो ब्याह हो ही को नहीं, छोरे के ब्याह की तू चिंता कर रखी है ना। ऐसे इस प्रकार के संवेगों को क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहते हैं, है ना। तब इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम से भी जाना जाता है। दीर्घकालीन तनाव तथा द्वंद्वों से भी चिंता का प्रादुर्भाव होता है। हिलगार्ड ने 1975 में कहा कि दुश्चिंता प्राय शारीरिक कष्ट, अचेतन द्वंद्व और कुंठा और आत्मसम्मान की हानि की आशंका से उत्पन्न होता है, और ऐसा हो जाने पर व्यक्ति या तो इससे छुटकारा पाना चाहता है या इसे कम करना चाहता है। दुश्चिंता की दशा में तनाव से मुक्ति के लिए सुरक्षात्मक प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। आज आपकी कक्षा 11 कंप्लीट हो गई है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मैं बहुत जल्द दे दूंगा, और इस चैप्टर की तो पीडीएफ अभी मिल जाएगी अंडर 10 मिनट। और कल से हम कक्षा 11 शुरू करने वाला, 12 शुरू करेंगे, और इस पूरी कक्षा 11 का एक कंबाइंड वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं रात को 8:30